माननीय श्री ठेंगड़ी जी के विचार सुनने के लिए आप लालायित हैं, मैं उनको प्रार्थना करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मंच पर आसीन बीएमएस और एनएबीडब्ल्यू के सम्मान्य पदाधिकारी, प्रतिनिधि बंधुगण, नागपुर के संभ्रांत नागरिक बंधुगण और माताएं, मैं समझ रहा हूं कि बहुत लंबे जुलूस में हिस्सा लेने के बाद आप यहां आए, तो आपको कितना सताना इसका हिसाब हमने भी करना चाहिए, ये विचार मेरे मन में है। तो मैं इसका ध्यान रखूंगा। इस अवसर पर अपेक्षा तो यही की जानी चाहिए कि कुछ सुसूत्र भाषण दिया जाए, किंतु इस अपेक्षा को पूरा किया तो आप लोगों की बहुत मुश्किल हो जाएगी। इस दृष्टि से मैं यह सोचता हूं कि कुछ स्ट्रे पॉइंट्स केवल आपके सामने रखकर मैं अपना भाषण पूरा करूं। पहली बात कि मैं जब यहां आया तो आपने हमारा बड़े प्रेम से स्वागत किया। अब हमेशा आपका प्रेम है ही, परिचित है ऐसा नहीं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। लेकिन जब कभी मैं जाता हूं, हमारी जय जयकार होती है, तो हमारा भी अहंकार थोड़ा फूल जाता है, सीना तन जाता है। सुखमय भावना का मैं अनुभव करता हूं कि मैं भी कोई हूं, मामूली बात नहीं है, ऐसा मैं अनुभव करता हूं। लेकिन आप जानते हैं कि हम ऐसे अखाड़े से आए हैं कि जहां यह बताया गया है कि व्यक्तिवाद समाप्त होना चाहिए, और व्यक्तिवाद समाप्त होना चाहिए इसके कारण हिंदुस्तान के सार्वजनिक जीवन में आज जो एक गलत पद्धति आ गई है कि व्यक्ति को बड़ा बनाना, व्यक्तिगत नेतृत्व, ये बात ठीक नहीं है। सामूहिक नेतृत्व होना चाहिए, कलेक्टिव लीडरशिप होनी चाहिए, आदि आदि जो बातें आई, इसके अंतर्गत हम सब लोगों ने मिलकर पिछले हमारे कार्य समिति के हरिद्वार की बैठक में यह निर्णय लिया है कि इसके पश्चात भारतीय मजदूर संघ या उसके एफिलिएट के किसी भी कार्यक्रम में किसी भी व्यक्ति की जय जयकार नहीं होगी। जय जयकार भारत माता की, जय जयकार मजदूर की, जय जयकार भारतीय मजदूर संघ की, किसी भी व्यक्ति की जय जयकार नहीं होगी। इसके कारण मैं समझता हूं कि मेरे जैसे व्यक्ति का अहंकार की दृष्टि से थोड़ा नुकसान तो जरूर होगा, लेकिन एक स्वस्थ प्रणाली का सूत्रपात हिंदुस्तान के सार्वजनिक जीवन में होगा। जल्दी नहीं होगा तो धीरे धीरे होगा, ऐसी मैं आशा रखता हूं। जैसे मैंने कहा, सुसूत्र भाषण देना इस समय माने केवल आपका रिवेंज लेना होगा, ऐसा न करते हुए कुछ थोड़े पॉइंट्स मैं यहाँ रखना चाहता हूँ। अभी प्रभाकर जी के भाषण में जो एक दो बातें आई, उसके विषय में मैं थोड़े रिमार्क्स बताना चाहता हूँ। जो कम्युनिस्ट वगैरह खुद को प्रोग्रेसिव, हमको ऑब्सक्यूरेंटिस्ट कहते हैं, अब उसमें मैं जाना नहीं चाहता, वो चर्चा का विषय है। किंतु जो वास्तव में गलती से ऐसा समझते हैं कि मनुष्य ने केवल रैशनलिस्ट होना चाहिए, तो केवल रैशनलिस्ट यानी जो शरीर मन बुद्धि आत्मा है, हृदय नाम की चीज है, वो सारा इग्नोर करते हुए केवल बुद्धि के सहारे चलना चाहिए, ऐसा जो सोचते हैं, उनके लिए गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का एक वाक्य केवल मैं यहाँ बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा है कि ए माइंड ऑल लॉजिक, ऐसा मन कि जिसमें केवल लॉजिक ही है, केवल रैशनलिज्म है, केवल बुद्धिवाद है। ए माइंड ऑल लॉजिक इज लाइक ए नाइफ ऑल रेजर, वो ऐसे चाकू के समान है कि जो केवल रेजर ही है, उसको मूठ वगैरह कुछ नहीं है, चारों ओर से केवल रेजर ही है। ऐसे चाकू के समान वह मन है जो केवल लॉजिक का विचार करता है।
मैं इससे ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं समझता, आप समझदार हैं। दूसरी एक बात थी, थोड़ा भारतीय मजदूर संघ के बारे में, कम्युनिस्ट कंट्रीज में कुछ उत्सुकता निर्माण हो रहा है, ऐसा जो बताया, तो मैंने शायद एक बार यहाँ बताया होगा नागपुर के हमारे बंधुओं को कि हम लोग जब चीन में गए थे तो हमें वास्तव में आश्चर्य हुआ कि उन्होंने बड़े बारीकी से बीएमएस के बारे में अध्ययन किया था और उन्होंने खासकर 3 विषयों पर प्रसन्नता प्रकट की। एक तो यह था कि जो त्रिसूत्री भारतीय मजदूर संघ ने दी है, हमने उनको नहीं बताया, वो पहले से जानते थे, तो उन्होंने जो वो त्रिसूत्री जो हम लोगों ने बताई कि नेशनलाइज द लेबर, लेबराइज द इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियलाइज द नेशन, तो उनके पदाधिकारियों ने कहा कि ये बहुत अप्रोप्रिएट है, ऐसा हम मानते हैं। हालांकि हम हमारे देश में इसको अभी ले नहीं सकते, लेकिन हम इसको अप्रिशिएट करते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। दूसरी बात कि हैदराबाद अधिवेशन में हमारे भाषण में एक बात आई थी कि ICFTU या WFTU, ये जो 2 अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन हैं, दोनों से हम एफिलेट नहीं हैं, न एफिलेट होने का हमारा विचार है, किंतु अगले दशक के मध्य तक शायद दोनों से एफिलेशन न रखने वाला नॉन वाइट, एफ्रो एशियन और बाकी नॉन वाइट लोगों का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन खड़ा हो सकता है, ऐसा हमारा विचार है। यह बात कही थी। हमें आश्चर्य हुआ कि इस बात की दखल यहाँ तो शायद लोगों ने उतनी नहीं ली, उन्होंने ली थी। तो उनके पदाधिकारियों ने हमको कहा कि आपने ऐसा ऐसा कहा था। हमने कहा तो था। तो बोले आपका विचार हमें भी अच्छा लगता है, और एक बात आप केवल ख्याल में रखिए कि जैसे आपका भारतीय मजदूर संघ ICFTU और WFTU दोनों से एफिलेटेड नहीं है, नॉन अटैच्ड है, हमारा चाइना का लेबर फेडरेशन भी नॉन अटैच्ड है, इतना आप अपने डायरी में नोट करके रखिए, ऐसा उन्होंने कहा। और तीसरा कि नेशनल लेबर डे का सुझाव, यह उन्होंने भी कहा कि हमारे लिए आवश्यक दिखता है, लेकिन इतने दिन हम जो प्रचार करते आए, इसके कारण यह अच्छा सुझाव होते हुए भी लोगों के गले उतारने में थोड़ा समय लगेगा। ऐसी 3 बातें उन्होंने हमको कही थी। रूस के बारे में अभी ये हमारे घाटे जी ने कहा। इस घटना के पूर्व एक छोटी सी घटना हुई थी। अभी भारत सरकार की ओर से विदेश में ठीक ढंग से रिप्रेजेंटेशन भारतीय मजदूर संघ के नाते मिलता है। अभी तक के सरकार की यह नीति रही कि सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन के नाते भारतीय मजदूर संघ के साथ न्याय करना, और नीचे जो इंडस्ट्रीज है इसमें कहीं न्याय होता है, कहीं अन्याय होता है, ऐसा रहा है। तो इसमें रिप्रेजेंटेशन मिलता है। इसके कारण ILO के किसी कोर्स के लिए, और मिन्स्क में रूस के एक कोर्स था, वहाँ भारतीय मजदूर संघ का भी प्रतिनिधि गया था। मही नारायण झा करके हमारे पब्लिक सेक्टर के जो जनरल सेक्रेटरी है, हरिद्वार के हैं, BHEL के, वो गए थे। 12 देशों से 27 प्रतिनिधि मजदूरों के वहाँ आए थे। अब वो कोर्स पूरा हुआ तो फिर उन्होंने सोचा कि इस कोर्स के विषय में रशियन जनता को जानकारी देने के लिए और टीवी पर इंटरव्यू लिया जाए 2 प्रतिनिधियों का। और 2 प्रतिनिधियों में एक प्रतिनिधि नाइजीरिया का था और दूसरे अपने मही नारायण झा, उनको उन्होंने टीवी के लिए चुन लिया। अब उन्होंने पूछना तो था कोर्स के बारे में, लेकिन इनफॉर्मली विषय शुरू करने के लिए उन्होंने कहा कि हमें लगता है कि आपके देश में आप मे डे तो मनाते हो। तो हमारे झा जी ने वो चांस लिया। उन्होंने कहा कि नहीं, हम मे डे तो मनाते हैं एज इंटरनेशनल लेबर डे, बट वी हैव ऑल्सो अवर नेशनल लेबर डे। तो उन्होंने कहा ये क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि विश्वकर्मा डे वी सेलिब्रेट एज नेशनल लेबर डे। तो इंटरव्यूअर ने टेलीविजन पर पूछा कि हु इज दिस विश्वकर्मा? तो उन्होंने कहा कि हमारी ये मान्यता है कि विश्वकर्मा इज द फर्स्ट वर्कर ऑफ द वर्ल्ड। बाद में ये विषय कुछ शुरू हुआ। तो मॉस्को टेलीविजन को विश्वकर्मा के नाम से पवित्र करने का काम भारतीय मजदूर संघ के प्रतिनिधि ने किया। मॉस्को टीवी पर उनका नाम आने से विश्वकर्मा का प्रेस्टीज नहीं बढ़ा, मॉस्को टेलीविजन पवित्र हुआ है। तो इस तरह की कुछ घटनाएं हो रही। केवल जाते जाते ये रिमार्क पास करना मैं आवश्यक समझता था।
ऐसा है कि अपना रजत जयंती महोत्सव इस रूप में ही यह अधिवेशन हो रहा है। और बिल्कुल प्रारंभिक काल से जिन्होंने काम किया, जानमारी की, ऐसे लोगों से लेकर तो नए कार्यकर्ता, सभी के प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हैं। आज सुबह मैंने उल्लेख किया था कि इसकी स्थापना के समय बीजी गौर और चमनलाल जी भारद्वाज, इन दोनों की हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशंस, पंजाब नेशनल और विदर्भ यूनिट वाली, इन्हीं के आधार पर यह निर्माण हुआ। आज चमनलाल जी हमारे साथ यहाँ उपस्थित है। उनको देखकर 2-3 मिनट मेरे मन में एक दुविधा चल रही थी, मैं निर्णय नहीं कर सका। इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा इसके कारण क्या एक विशेषण मैं इनको लगाऊं, ऐसा मैं सोच रहा था, लेकिन बाद में लगा कि ये अनमिक्स्ड गुड ऐसा है या नहीं है पता नहीं। आजकल वो महाभारत की सीरियल चल रही, इसके कारण वो विषय मेरे मन में आया, लेकिन यह उचित है या नहीं ये मैं नहीं समझ सका। वहाँ एक शब्द आता है तातश्री, किंतु इट इज नॉट अनमिक्स्ड गुड, इसके कारण मैं यह शब्द प्रयोग में नहीं ला रहा हूँ। तो बिल्कुल पहले दिन से जिन्होंने यह झंडा उठाया ऐसे लोगों को लेकर, तो कल परसों तक जो हमारे इस खेमे में शामिल हुए ऐसे सभी लोगों के प्रतिनिधि इस रजत जयंती अधिवेशन में एकत्रित हुए हैं। बहुत ही आनंद की बात है, यह पारिवारिक एकत्रीकरण है। अब हमारे सामने कुछ समस्याएं हैं, उनके विषय में इस अधिवेशन में बारीकी से विचार होगा। सभी जानते हैं कि भारतीय मजदूर संघ NMW क्या है, राष्ट्रवादी है। राष्ट्र के साथ कोऑपरेशन करेगी उतनी मात्रा में मजदूर सरकार के साथ कोऑपरेशन करेगा जितनी मात्रा में सरकार पॉलिटिकल है। आदि 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 सब बातें आप जानते हैं, उनको दोहरा कर आपका समय में नष्ट करूं इसकी आवश्यकता नहीं समझता। यह भी आप जानते हैं कि मजदूर क्षेत्र में सही ढंग से मार्गदर्शन करने का काम हर समय भारतीय मजदूर संघ ने किया है। इसके कई उदाहरण आपके सामने हैं। बोनस टू ऑल की बात हो, ऑटोनोमस मॉनेटरी अथॉरिटी इसकी बात हो, क्लास बैंकिंग टू मास बैंकिंग की बात हो, अभी अभी जो सवाल चला है पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, आपको आश्चर्य होगा, प्रारंभ से हम लोग यह बात कहते आए कि यह जो निगोशिएशन, रिप्रेजेंटेशन आदि की पद्धति है यह गलत है। सीक्रेट बैलेट हो, उसके आधार पर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के आधार पर कंपोजिट बार्गेनिंग एजेंसी तय हो, ये ठीक है कि मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट होनी चाहिए। कुछ मिनिमम के नीचे जिनको है उनको रिप्रेजेंटेशन न मिले यह तो ठीक है, कुछ मैक्सिमम के ऊपर है उनको ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिले यह ठीक है, लेकिन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के आधार पर हो। अब बहुत दिन तक यह विचार रिजेक्ट होता गया। अब पिछले ही कुछ दिन के पूर्व सर्वसम्मति से लोग इस निर्णय पर पहुंचे हैं। इतना है कि हमारा उसमें जो एक एडिशनल बात है वो आज लोग नहीं समझ रहे, कल उनको समझना पड़ेगा। जैसे ये बात भी नहीं समझते थे कि कंपोजिट बार्गेनिंग एजेंसी, वो कल नहीं समझते थे, आज समझने लगे। और एक बात हमने कही जो लोगों के पल्ले नहीं पड़ रही लेकिन कल पड़ेगी बाय प्रेशर ऑफ सर्कमस्टेंसेस, कि सीक्रेट बैलेट अवश्य हो लेकिन यूनियनाइज्ड वर्कर्स का हो, ऐसा हमारा कहना है। माने जो किसी न किसी यूनियन के मेंबर है ऐसे लोगों को वोटिंग राइट देना चाहिए, और केवल जो यूनियन के मेंबर रहे न रहे सबको वोटिंग राइट दिया तो ट्रेडिंग एंड मूवमेंट कमजोर हो जाएगी, ऐसा एक अपना विचार हम लोगों ने रखा। तो यूनियनाइज्ड वर्कर्स का जो विचार है वो अभी तक गले नहीं उतर रहा, किंतु इतने साल से जो बात हम लोग कहते आए और जो अभी तक गले नहीं उतरती थी वो पिछले सप्ताह में या 10 दिन पहले सब लोगों के गले उतर गई। तो किस तरह से सही मार्गदर्शन भारतीय मजदूर संघ कर सकता है, इसका प्रत्यंतर अनुभव समय समय पर आता गया है। आज के परिस्थिति में भी हम लोग केवल सरकार से मांग नहीं कर रहे, तो वो मांगे कैसी पूरी होगी इसके रास्ते भी बता रहे। आज हमारी अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई है और
इसका कारण ये नहीं है कि स्वस्थ मजबूत आर्थिक ढांचा खड़ा करने की ताकत हमारे देश में नहीं है, तो कारण यही है कि सरकार और राजनेताओं की गलत नीतियां, इसी के कारण यह आपत्ति आई है। और जो प्रश्न समस्याएं बताई जाती है, ये केवल गलत नीतियों के कारण निर्माण हुई समस्याएं हैं और किस तरह से उनका निराकरण हो सकता है, इसका स्पष्ट मार्गदर्शन हर विषय में भारतीय मजदूर संघ ने किया है। मैं अधिक समय तो नहीं लेता, लेकिन एक उदाहरण के रूप में, क्योंकि मैं केवल यही कहूं कि हमने स्पष्ट मार्गदर्शन किया, इससे बात साफ नहीं होती। केवल उदाहरण के लिए संक्षेप में मैं एक बात बताऊं। आजकल सब लोग जानते हैं कि किसानों का बड़ा आंदोलन चल रहा, कर्ज मुक्ति वगैरह बातें आ रही है। सब लोग ये भी जानते हैं कि कर्ज माफ या कर्ज मुक्त वगैरह जो है, यह इमीडिएट रिलीफ के लिए है, तात्कालिक राहत के नाते है, परमानेंट सॉल्यूशन प्रॉब्लम का नहीं हो सकता। और सरकार ने, जैसा हर सरकार करती है, आश्वासन दिए है कि सबकी सब मांगे पूरी हो जाएगी, आप जो जो चाहेंगे वो सब मिल जाएगा। ऐसा सभी सरकार के नेता कहते हैं, इस सरकार के नेताओं ने भी कहा है। किंतु इसमें कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस है, ऐसा अभी तक सरकार बताती आई। दो तरह की कॉन्ट्रडिक्शंस इस समस्या में बताई गई। एक, किसान मांग कर रहे हैं कि लाभकारी मूल्य उनको प्राप्त हो उनके एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के लिए। लाभकारी मूल्य से मतलब होता है कि कुल मिलाकर उत्पादन खर्चा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, इसकी गिनती हो, उस पर कुछ लाभांश जोड़ा जाए, जैसे इंडस्ट्री में जोड़ा जाता है, वो कीमत उनको मिलनी चाहिए, यह उन्होंने कहा है। सरकार ने कहा, जो अंग्रेज सरकार की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी लेकर चल रही है, ऐसे सरकार ने कहा कि किसानों की मांग यदि हम मानते हैं तो शहर के कंज्यूमर्स पर बहुत कीमतों का बोझ बढ़ जाएगा। तो किसानों की मांग रेम्यूनरेटिव प्राइसेस की और शहर के नागरिकों की, कंज्यूमर्स की मांग प्राइस लेवल की, प्राइस रेगुलेशन की, दोनों में विरोध है, ऐसा उन्होंने कहा। फिर गांव में उन्होंने कहा कि खेत मजदूरों की मांग मिनिमम वेजेस की और मजदूरों का हित, इसमें विरोध है, ऐसा उन्होंने कहा। अब इसके विषय में भारतीय मजदूर संघ ने केवल इतना कह के संतोष नहीं माना कि इसकी भी मांग पूरी हो, उसकी भी मांग पूरी हो और हमें वोट प्राप्त हो। हम वोट के भिखारी नहीं है, इसलिए हम सत्य कथन कर सकते हैं। तो इस दृष्टि से हमने केवल पॉपुलिज्म वाली बात नहीं की, हमने कहा कि इसमें से रास्ता है। ये जो कॉन्ट्रडिक्शन दिखती है, कंज्यूमर्स एंड पीजेंट्स एंड एग्रीकल्चरल लेबर, ये वास्तव में कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, आपके गलत नीति के कारण कॉन्ट्रडिक्शन है। हम लोगों ने यह कहा कि इसका एक रास्ता है, प्लान प्रायोरिटी चेंज की जाए। आज जो रशियन मॉडल पर प्लान प्रायोरिटीज है वो बदलकर, जैसे चाइना को भी बदलनी पड़ी है, कम्युनिस्ट देश होते हुए भी चाइना ने प्लान प्रायोरिटीज बदल दी, हमारे देश ने नहीं बदली अभी तक। रशियन प्रायोरिटीज में इंडस्ट्रीज को बहुत बड़ा स्थान है, एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट को बहुत पिछड़ा हुआ स्थान है। हम लोगों ने कहा ये बदल दीजिए, जैसे पंडित दीनदयाल जी ने कहा था कि हमारी प्रायोरिटीज क्या रहे, वैसी प्रायोरिटीज रखिए, और उसमें कृषि और ग्रामीण विकास को प्राथमिकता यदि मिलती है, उसका मतलब होगा कि प्लान एलोकेशन में इंडस्ट्रीज के लिए जितना परसेंटेज प्लान एलोकेशन का जाता है, उतना हमारे ग्रामीण विकास और कृषि के लिए आना चाहिए। और ऐसा यदि आता है तो फिर इस पैसे का ठीक ढंग से उपयोग होना चाहिए। और हम लोगों ने कहा कि कृषि में नियुक्त ऐसी जो वस्तुएं हैं, जैसे पानी है, बिजली है, बीज है, खाद है, एग्रीकल्चरल जो इम्प्लीमेंट्स है वो है, औषधियां हैं, डीजल है, ये सारी जो चीजें हैं जो खेती में प्रयुक्त होती है, ऐसे सभी चीजों को एट दी सोर्स हेवी सब्सिडी दीजिए। जैसे टाटा बिरला को आप हेवी सब्सिडी देते हैं उनके उद्योगों के लिए। आपको आश्चर्य होगा, अब तक क्या पॉलिसी रही है कि बिजली देते समय छोटे किसान, 1 एकड़ वाले किसान को बिजली का रेट सरकार ज्यादा लगाती थी और बिरला को उससे कम लगाती थी। ऐसी बात नहीं,
तो प्रायोरिटी के नाते प्लान एलोकेशन में जो अभी तक इंडस्ट्री को दिया गया है वही कृषि और ग्रामीण विकास को देकर एट द सोर्स इन चीजों को आप सब्सिडाइज करेंगे तो हम लोगों ने कहा कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घट जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घट जाएगा तो शहरों के कंज्यूमर्स पर कीमतों का बोझ ज्यादा न बढ़ाते हुए लाभकारी मूल्य रेम्यूनरेटिव प्राइसेस किसान को देना संभव हो जाएगा। और रेम्यूनरेटिव प्राइसेस यदि किसान को मिल जाती है तो उसके जेब में जो पैसा आएगा उसके दो तरह के उपयोग हो गए। आज जो खेतिहर मजदूर और किसान का झगड़ा दिखता है, कोई ऐसा किसान नहीं है जो सोचता होगा कि खेतिहर मजदूर मेरा दुश्मन है, उसको भूखा मारना चाहिए, लेकिन वो पूरा उसको दे नहीं सकता उसकी रोजी। इसका कारण ये नहीं है कि देने की इच्छा नहीं, देने की ताकत नहीं है। उसके जेब में देने की ताकत आ जाएगी तो बहुत खुशी से खेतिहर मजदूर को वो पूरा पैसा देगा। तो खेतिहर मजदूर और किसान ये झगड़ा भी समाप्त होगा, कंज्यूमर और किसान यह झगड़ा भी समाप्त होगा और उसके जेब में जो पैसा आएगा वह पैसा प्रमुख रूप से देहात में ही खर्च होगा, जिसके कारण वहाँ प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज वगैरह ऐसी इंडस्ट्रीज लगेगी जिसमें वहाँ के लोगों को रोजगार मिल सकता है। इसके कारण बर्डन ऑन द लैंड कम हो सकता है, वहाँ के लोगों को उद्योग मिलेगा, जॉब मिलेगा, तो उसके कारण उनके जेब में पैसा आएगा, परचेसिंग कैपेसिटी उनकी बढ़ जाएगी। ये परचेसिंग कैपेसिटी प्रमुख रूप से गांवों में ही खर्च होगी। इसके कारण और भी ग्रामीण औद्योगिकरण, रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा। इस तरह से एक नया अच्छा अर्थ चक्र शुरू हो जाएगा। यह एक ठोस सुझाव भारतीय मजदूर संघ ने दिया है। उदाहरण के लिए मैंने एक बताया, हर एक क्षेत्र में हम लोगों ने इस तरह से कुछ ठोस सुझाव दिए। जैसे अभी प्रभाकर जी ने बताया कि हम लोगों ने स्पष्ट कहा नेशनल टेक्नोलॉजिकल पॉलिसी निश्चित होनी चाहिए, और इस तरह से हर क्षेत्र में उपयुक्त सुझाव आए हैं। केवल उदाहरण के लिए एक दो बातें मैंने आपके सामने रखी। तो केवल मांग करना इतना ही हमारा काम नहीं, राष्ट्रभक्त होने के नाते रास्ता दिखाना भी हमारा काम है, और वह क्षमता भारतीय मजदूर संघ में है। यह हम सरकार को भी बताना चाहते, राष्ट्र को भी बताना चाहते। अब जिस अवसर पर हम इकट्ठा हो रहे हैं, NUW के नाते भी कुछ समस्याएं। NUW यह भारतीय मजदूर संघ का एक महत्वपूर्ण फेडरेशन है, क्योंकि बैंकिंग इंडस्ट्री हैज बीन द लास्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ कम्युनिस्ट। लास्ट, बाकी उनके किले गिर गए, आखिरी अभी तक जो किला उनका पूरा नहीं गिरा उसमें से बैंकिंग इंडस्ट्री। यहां हिम्मत के साथ लोगों ने काम शुरू किया, बहुत असुविधा कष्ट बर्दाश्त करते हुए काम बढ़ाया। और मैंने सुबह उल्लेख किया कि सभी विरोधों के बावजूद, मैनेजमेंट का विरोध, सरकार का विरोध, प्रस्थापित यूनियन का विरोध, सभी के विरोधों के बावजूद जिस तरह चक्रव्यूह में अभिमन्यु आगे ही आगे बढ़ता गया, उसी तरह NUW आगे ही आगे बढ़ती जा रही है। नतीजा अभिमन्यु का होने वाला नहीं, क्योंकि रस्सी BMS के हाथ में है, इसके कारण अभिमन्यु का नतीजा होने वाला नहीं है। किंतु अभिमन्यु के समान आगे ही बढ़ते जा रहा है। और सुबह मैंने उल्लेख किया था कि आज कौन सी यूनियन हिंदुस्तान में ऐसी है और कौन सी यूनियन के नेता ऐसे हैं कि मैनेजमेंट कह रही है कि हम आपको रिकॉग्नाइज करते, वेज निगोशिएशन के टेबल पर आपको बुलाते, केवल इतना है कंप्यूटराइजेशन के एग्रीमेंट पर सिग्नेचर कीजिए। कम्युनिस्ट यूनियन, इंटक की यूनियन सिग्नेचर कर देती है इसलिए कि अपनी व्यक्तिगत और संस्थागत प्रतिष्ठा, स्टेटस कायम रहे। ऐसी कितनी यूनियनें हैं हिंदुस्तान में जिसके नेताओं ने यह कहा होगा कि हमारी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा और संस्थागत प्रतिष्ठा की हम फिक्र नहीं करते। कंप्यूटराइजेशन के एग्रीमेंट पर सिग्नेचर करना यानी वर्किंग क्लास को धोखा देना है। यह गद्दारी हम नहीं कर सकते, जिन्होंने करना है वो भले ही करें, और हम निगोशिएशन टेबल के बाहर रहना पसंद करेंगे, लेकिन मजदूरों के साथ गद्दारी नहीं करेंगे। ऐसा कहने वाले कितने नेता और कितनी यूनियंस हिंदुस्तान में, आप जरा हिसाब लगाइए। और दूसरी बात मैंने सुबह की, मैं जानबूझकर यहां थोड़ा सा उल्लेख करता हूं कि ये हिंदुस्तान के इतिहास में कभी दूसरी यूनियन के बारे में हुआ क्या
कि एक यूनियन मालिकों के साथ एग्रीमेंट करती है। यहां कम्युनिस्ट यूनियन ने मालिकों के साथ एग्रीमेंट किया, एनएमडब्ल्यू बाहर थी। एग्रीमेंट मजदूरों के हित का नहीं था, कर्मचारियों का नुकसान होने वाला था। इतना जन जागरण एनएमडब्ल्यू ने किया, इसके कारण कम्युनिस्ट यूनियन के कर्मचारी भी जागरूक हो गए, उनका प्रेशर उनकी लीडरशिप पर आया। और हिंदुस्तान के इतिहास में 1970 में पहली बार, बाद में भी ऐसे कुछ रिपीट हुए हैं ऐसे प्रसंग, लेकिन हिंदुस्तान के ट्रेड यूनियन के इतिहास में 1970 में पहले बार यह दृश्य दिखा कि यूनियन एग्रीमेंट पर सिग्नेचर करती है और जिस एग्रीमेंट पर सिग्नेचर उस यूनियन का है, उसी एग्रीमेंट के खिलाफ आंदोलन उस यूनियन को करना बाध्य हो जाता है। एनएमडब्ल्यू के प्रभाव के कारण यह हो सका। तो एनएमडब्ल्यू का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, मैं उसके विषय में ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता। मैं एक कहूंगा कि एनएमडब्ल्यू यह बढ़ने वाला ही है, कोई उसको रोक नहीं सकता। प्रयत्न चल रहे, मैं जानता हूं, जैसे जैसे एनएमडब्ल्यू की प्रगति हो रही वैसे वैसे प्रयत्न चल रहे हैं कि उसको कैसे रोका जाए। विक्टिमाइजेशन, बाकी बातें हम तो नम्रतापूर्वक मालिकों को यानी आईबीए को भी ये कहना चाहते हैं, सरकार की यदि इच्छा हो, हम जानते नहीं क्योंकि हम माइंड रीडर्स नहीं हैं, लेकिन सरकार की इच्छा हो तो अभी तक तो सरकार को भी हम कहते आए, नई सरकार के बारे में हमारी पॉलिसी हम बाद में बताएंगे। और फिर दूसरे यूनियन के लोग, हमारी उनसे प्रार्थना इतनी है कि हम कोई नेगेटिव एस्पेक्ट लेकर काम नहीं कर रहे। राष्ट्र निर्माण के लिए जो हिंदुस्तान की राष्ट्र शक्ति कार्य कर रही है, उस राष्ट्र शक्ति के सेना का जो विभाग औद्योगिक क्षेत्र में लगा है, उस विभाग को भारतीय मजदूर संघ कहा जाता है। यह राष्ट्र निर्माण का पॉजिटिव प्रयास, उसका एक अंग है। केवल किसका विरोध करना, इसके लिए हमने यह कार्य शुरू नहीं किया। तो इस तरह से हम पॉजिटिव थिंकिंग के आधार पर चल रहे हैं। तो भी गलती से यदि कोई सोचेगा कि नहीं इनके ऊपर प्रहार करना है, हमारी प्रार्थना है कि आप पहले प्रहार कर लीजिए। मुझे स्मरण होता है परशुराम अपने प्रतिस्पर्धी को कह रहे हैं कि प्रहर नमतु चापम प्राक प्रहार प्रियो। प्रहर, तुम हमारे ऊपर हमला करो, नमतु चापम, अपना धनुष्य तुम ऐसा खींचकर हमारे ऊपर तीर चलाओ, प्राक प्रहार प्रियो, क्योंकि मुझे यही बात प्रिय है कि दुश्मन मेरे ऊपर पहला हमला करे। क्यों? तो प्रहर नमतु चापम प्राक प्रहार प्रियोहम मैं तो कृत निघाते किम विदध्या परेण, क्योंकि मैं जब आघात करूंगा तो तुम्हारा कुछ बचेगा ही नहीं। तो जो कुछ भी करना है वो अभी कर लो, अभी चांस है, अभी कर लो। तो इस तरह से हम बीएमएस या एनएमडब्ल्यू को खत्म करने वाले जो लोग बात करते हैं, सबसे हमारी विनम्र प्रार्थना है कि सारे तीर, सारी गोलियां, सारा विक्टिमाइजेशन सब कुछ अभी कर लो, कोई बात नहीं, बाद में हम देख लेंगे। इसका एक कारण है कि हम लोग चूंकि भावात्मक, पॉजिटिव, एक लॉन्ग रेंज विजन लेकर काम कर रहे हैं, केवल द्वेष के आधार पर हमारा काम नहीं चल रहा। हिंदुस्तान का राजनीतिक वायुमंडल दूसरे ढंग का होने के कारण लोग सोचते हैं कि द्वेष के आधार पर काम चलता है। ऐसा नहीं, हम सांस्कृतिक लोग हैं, राजनीतिक लोग नहीं। मुझे स्मरण होता है कि भोपाल में 23 जुलाई 1955 को भारतीय मजदूर संघ की स्थापना हुई। 24 तारीख को मैं नागपुर आने के लिए निकला, तो एक नेता, यहाँ के नाम नहीं लेता लेकिन सब समझ सकते हैं कौन होंगे, वो इत्तेफाक से हमारे उसी ट्रेन में थे। तो उन्होंने कहा कि ठेंगड़ी जी चलो इधर यही हमारे साथ ही बैठिए। बैठे। उन्होंने कहा भाई आज वो अखबार में आया था कि भारतीय मजदूर संघ वगैरह कुछ आपने स्थापन किया है। हमने कहा ऐसा किया तो है। बोले आपके पास कितनी यूनियन है? हमने कहा एक भी नहीं। कितने कार्यकर्ता है? हमने कहा एक भी नहीं।
बोले फंड्स क्या है? हमने कहा जीरो से ही अभी प्रारंभ हो रहा है। तो थोड़ी देर के बाद उन्होंने कहा ये तो ऐसा ही हो गया है कि कोई फकीर आदमी कहे कि मैं बादशाह की बेटी के साथ शादी करूंगा, लेकिन उसकी माली हालत ऐसी है, आर्थिक स्थिति ऐसी है कि शादी के पंडल तक पहुंचने के लिए रिक्शा में बैठकर यदि 8 आना पड़ता है तो 8 आना देने के लिए भी उसके जेब में पैसे नहीं, ऐसी उसकी हालत हो, और वो क्लेम करे कि हम बादशाह के बेटी के साथ शादी करने जा रहे हैं, ऐसी कुछ आपकी हालत दिखती है। हमने कहा हाँ ऐसी हालत है, आपने ठीक ही कहा है। बोले नहीं, आपने कुछ ट्रेड यूनियन में काम जरूर किया है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ आप लोगों को जमेगा नहीं। हमने कहा भाई क्यों? बोले ऐसा है कि ये कोई निकर पहनकर डंडे चलाने का काम नहीं है, ये बड़ी टेढ़ी खीर है, ये हम ही कर सकते हैं और कि किसी के बस का रोग नहीं है। हमने कहा भाई नहीं जमेगा तो छोड़ देंगे, हमने ठेका थोड़ा ही लिया है। थोड़े देर के बाद उनको और बुद्धि आई, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं, आपका तो काम जमेगा नहीं, लेकिन हमारे लिए एक बाधा निर्माण हो जाएगी, आप हमारी टांग खींचते रहेंगे। तो हमने उनको कहा भी आपकी टांग खींचने का भी हमारा इरादा नहीं है, हम कम्युनिस्टों को कोई अपने दुश्मन नहीं समझते। इसका कारण ऐसा है कि कम्युनिस्ट होगा कोई भी होगा तो भी आखिर इस राष्ट्र का एक अंग है। कुपुत्रो जाए तक क्वचिदपि कुमाता न भवति, तो ये तो माता के समान भूमिका है। हम इतना ही समझते हैं कि ये प्रोडिगल सन है, आज नहीं कल प्रोडिगल सन्स रिटर्न हो ही जाएगा, ये भी विश्वास हमारे मन में है। सुबह का भूला हुआ शाम को यदि आता है तो उसको भूला भटका नहीं माना जाता। तो हमने कहा आपके विषय में हमारे मन में पूरा आशावाद है। हंसने लगे। फिर थोड़ी देर के बाद उन्होंने कहा, बोले दत्तोपंत आप जानते हैं कि निर्णायक लड़ाई इस देश में आपकी और हमारी होगी। हमने कहा आई डाउट नहीं। बोले डिसाइडेड बैटल तो ये 2 आइडियोलॉजीज की होने वाली है, एक आपकी आइडियोलॉजी, उन्होंने आरएसएस का ही नाम दिया, एक बोले आपकी आइडियोलॉजी, एक और हमारी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। तो वो मेरे मित्र थे, बहुत अच्छे मित्र थे, यहां तक कि जब हम एक दूसरे के खिलाफ यहाँ गेट मीटिंग में भाषण देते थे तो दोनों एक दूसरे को गाली भी देते थे, क्योंकि वो कर्मकांड है, करना पड़ता है। लेकिन नजदीक के होटल में हम दोनों इकट्ठा चाय पीने के लिए आते थे। आज किसने किसको क्या गाली दी इसका हम स्टॉक टेकिंग करते थे, कल कौन सी गाली देना ये भी तय करके जाते थे। इतने हमारे अच्छे संबंध हैं, सभी लोगों से अच्छे संबंध हैं। तो इसलिए हम उसके साथ ये सीधी बात कर सके। उस समय बीएमएस का कुछ नहीं था। तो उन्होंने जब कहा कि आपके साथ आपकी और हमारी निर्णायक लड़ाई होने वाली है, अवश्य वो बीएमएस के बारे में नहीं बोल रहे थे, आरएसएस के बारे में बोल रहे थे। तो हमने कहा भाई आई डाउट। बोले डाउट क्या, ये 2 ही विचारधाराएं हैं। हमने कहा ये तो बात ठीक है, लेकिन निर्णायक लड़ाई होगी कि नहीं इसका मुझे शक है। बोले कैसे? तो मैंने कहा भाई मुझे एक घटना स्मरण होती है। मैं छोटा था तो मेरे नानी ने सोने के पहले वो कुछ कहानियां बताती थी, उसमें ये एक कहानी थी। जैसे सांप लोगों का साम्राज्य है और उसके राजा तक्षक उनके सम्राट है। तो सांपों के समान ही उसी श्रेणी में जो आते हैं केचुआ, केचुआ यानी मराठी में गांडोळ कहते हैं ना, जो बरसात के दिनों में आते हैं। तो केचुआ लोगों का भी साम्राज्य था और केचुओं के जो सम्राट थे उनका भी दरबार था। एक बार केचुआ सम्राट के दरबार में उनके मंत्री ने ऐसा कहा कि महाराज, अरे हमारी स्पीसीज वही है जो सांपों की है। बोले हाँ, लेकिन ये तक्षक वगैरह बड़ा अपना गर्व दिखाते हैं कि हम कोई श्रेष्ठ है और केचुआ ये कनिष्ठ है। बोले ऐसी क्या बात है? तो हमने कुछ करना चाहिए। बोले क्या है? तो कहा कि राजा साहब, आपके लड़के के लिए हम तक्षक की लड़की विवाह में मांगते हैं, वो देते हैं नहीं देते देखा जाएगा। बोले हाँ, ये शादी हो जाएगी तो फिर अपनी स्टेटस समान हो जाएगी। तो मंत्री को तक्षक के दरबार में भेजा गया। अब कहाँ केचुआ कहाँ सांप, लेकिन जो बलवान होते हैं वो ज्यादा गरूरी की बात नहीं करते। इसने सुझाव दिया कि मैं सम्राट की ओर से आया हूं। तक्षक ने पूछा क्या है संदेशा? बोले आपकी लड़की हमारे सम्राट के लड़के के लिए हम चाहते हैं। तो
तक्षक ने कहा कि हम जरा सोचकर कल के दरबार में इसका उत्तर देंगे। रात में मंत्रियों को बुलाया, विचार किया। अब वो उद्धतता के साथ आरोगेंटली भी जवाब दे सकते थे, लेकिन सज्जन और बलवान, सुशीलम और अजययांच विश्वस्य, ऐसी जिनकी शक्ति होती है वो उद्धट वगैरह नहीं होते, आरोगेंट नहीं होते। तो विचार हुआ और प्रधानमंत्री को कहा गया कल तुम बात करो। दूसरे दिन दरबार में इसने पूछा, बोले क्या आपकी लड़की हमारे सम्राट के लड़के को आप देने की तैयारी में है? बोले हाँ, हम तैयारी में, हम हमारी लड़की आपको दे सकते हैं। बड़ा प्रसन्न हो, लेकिन बोले एक शर्त है छोटी सी। तो इसने कहा कोई छोटी बड़ी शर्त होगी बताइए। बोले इतना है कि मुहूर्त हमारी इच्छा से तय होना चाहिए। तो बोले ठीक है आप बताइए। उन्होंने कहा भाई वो जो मई महीने में वगैरह ऐसा कुछ मुहूर्त तय करेंगे और दोनों की शादी बड़ी ठाठ से करेंगे। तो उन्होंने कहा अच्छा है। बड़ा आनंद हुआ कि मैं सक्सेसफुल मिशन पर आ गया हूं। अपने सम्राट के पास गए, उनको कहा कि मैं विजयी होकर आया हूं। बोले क्या है? बोले तक्षक अपनी लड़की अपने को देने वाला। अच्छा। बोले छोटी सी शर्त थी। बोले क्या थी? बोले उन्होंने कहा कि मुहूर्त मई महीने का होना चाहिए। ऐसे सब लोग गर्म हो गए। बोले तुम पागल हो, मई महीने में हम जिंदा रहते हैं क्या? ये जो सारे केचुआ है, जब ग्रीष्म ऋतु आती है, गर्मी बढ़ती है, तो ये केचुआ तो सब समाप्त होते हैं। तो बोले जो मुहूर्त तुमने दिया है उसमें तो हम लोग जिंदा ही नहीं रहेंगे, तो शादी कैसे होगी? तो हमारे कम्युनिस्ट मित्रों को हमने कहा कि आप जो बता रहे हैं कि निर्णायक संघर्ष आपका हमारा होगा, हमने कहा जैसे शादी के लिए दो पक्षों की आवश्यकता है, संघर्ष के लिए दो पक्षों की आवश्यकता है। तो ये निर्णायक संघर्ष जो आप बता रहे हैं उसका मुहूर्त यदि मई मास में आता है लगे, अभी मई मास भले ही शुरू न हुआ हो, अप्रैल एंड तक तो आ ही गया है मामला। तो इसलिए हम किसी के विरोध के लिए द्वेष के आधार पर खड़े नहीं है। करने की आवश्यकता क्या है? द्वेष करने के लिए भी बराबरी की, इज्जतदारी की पार्टी चाहिए, ऐसा नहीं। वो द्वेष के आधार पर खड़े नहीं। NOW जैसे पहले वैसे इसके बाद भी, भारतीय मजदूर संघ जैसे इसके पहले वैसे उसके बाद भी, और ठीक ढंग से राष्ट्र हित के चौखट के अंतर्गत मजदूरों का हित, मजदूर हित के चौखट के अंतर्गत भारतीय मजदूर संघ का हित, यह अग्रक्रम रखते हुए विचार, निर्णय, प्रस्ताव, मार्गदर्शन करता रहेगा, कार्य करता रहेगा। और हमारे सिद्धांत इतने सही है, हमारी कार्य पद्धति इतनी ठीक है कि सारे विरोधों के बावजूद हम अपने लक्ष्य तक पहुंचने वाले हैं, इसमें हमारे मन में कोई संदेह नहीं। जब हम कहते हैं तो कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, कहते हैं कि साहब आपके मन में बड़ा अहंकार है, आप विजयी होने वाले। हमने कहा अहंकार नहीं, हमारी कोई ताकत नहीं, हम छोटे आदमी हैं। तो बोले नहीं आप आत्मविश्वास से बात कर रहे हैं। हमने कहा हमारे अंदर आत्मविश्वास भी नहीं, हम जानते हैं हम छोटे आदमी हैं, कोई बहुत बुद्धिमान नहीं। हमसे ज्यादा बुद्धिमान और तिकड़मबाजी करने में बहुत चतुर ऐसे लोग तो हमारे दूसरे खेमे में बैठे हैं, तो हम उनके सामने कहां टिक सकते हैं? तो बोले आप ऐसी बात कर रहे हैं, ऐसे तो अहंकारी और आत्मविश्वास रखने वाले लोग बात करते हैं। हमने कहा नहीं, हम अहंकार भी नहीं रख सकते क्योंकि हम अपना छोटापन जानते हैं। हम आत्मविश्वास भी नहीं रख सकते क्योंकि हमारी ताकतें कम है। लेकिन हमारे अंदर विजय विश्वास है, आत्मविश्वास नहीं, विजय विश्वास है। हमारा सिद्धांत इतना ठीक है और कार्य पद्धति इतनी ठीक है कि इसके कारण हम भी चाहे न चाहे हम विजयी होने ही वाले हैं। यह विजय विश्वास हमारे मन में। और इसके कारण हम केवल इतना ही कहेंगे कि इस पूर्ण श्रद्धा के साथ इस संगठन में आप चलते रहिए, हम अंतिम विजय तक जाने वाले हैं। अब ये ठीक है कि हर बात को समय लगता है। लोग कहते हैं कि हम बहुत इम्पेशेंट हैं, इम्पेशेंट से काम नहीं होता। आज आपने आम का पेड़ लगाया, कल कहेंगे अभी तक फल नहीं आए।
आज शादी की और परसों कहेंगे अभी तक बच्चा नहीं हुआ, ऐसा नहीं होता। हर एक चीज को, आज सुबह हमने एक बात कही थी कि जो ही सिद्धांत, जो ही संगठन, जो ही रचना, जो ही व्यवस्था टूटती है, उसके टूटने में बाहर से होने वाले आघात यह ऑक्सिलरी कारण होते हैं, निमित्त मात्र कारण होते हैं। वह सिद्धांत है, वह व्यवस्था, वह संगठन, उसके कार्यकर्ता यदि विशुद्ध भौतिकतावादी मनोवृत्ति के है तो उसके अंदर अंतर विरोध, इंटरनल सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शंस निर्माण होती ही है, और अपने ही इंटरनल सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शंस के बोझ के नीचे वह सिद्धांत, वह संगठन, वह कार्यकर्ताओं का ग्रुप खत्म होता है। इतना ही है कि इंटरनल सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शंस मैच्योर होने में समय लगता है, तो समय जरूर लग सकता है, किंतु चूंकि हम लोग ठीक सिद्धांत को लेकर चले हैं, अंतिम विजय अपनी है। बीच में यदि कोई कहेगा कि हम अब ज्यादा धीरज नहीं रख सकते, हम उनको इतना ही कहेंगे जैसे दिल्ली से मद्रास जाना है। अब देख लीजिए भाई कौन सी गाड़ियां हैं। देख लिया ग्रैंड ट्रंक मद्रास पहुंचाती है, पहले तक तय कर लीजिए मद्रास ही जाना है कि नहीं, तय हुआ मद्रास जाना है। गाड़ी ग्रैंड ट्रंक हमें मद्रास पहुंचाती कि नहीं, तय हुआ कि गाड़ी पहुंचाती। फिर हमारा काम इतना ही रहता है कि दिल्ली में बोरिया बिस्तर लेकर ग्रैंड ट्रंक में चढ़ना, मद्रास आने के बाद उतरना। लेकिन आजकल बुद्धिवादी इस नाम का एक नया क्लास निर्माण हुआ है, जिसका मतलब होता है संशयवादी, संदेहवादी। जैसे बंदर हमेशा संशयवादी रहता है, तो बुद्धिवादी आदमी कोई बैठा, दिल्ली से गाड़ी निकलती है, 2.5 घंटे में मथुरा तक पहुंचती है, वो घड़ी देखता है, अरे अभी तक मद्रास नहीं आया। वो उतरता है, पोर्टर को पूछता है कि क्यों पोर्टर साहब ये गाड़ी मद्रास की है या मैं गलत गाड़ी में बैठा हूं? कहता है नहीं साहब मद्रास की। उसके बाद 45 मिनट के बाद आगरा आता है, माने 45 × 60 इतने सेकंड के बाद आगरा आता है। अब कितना लंबा पीरियड है। ये बुद्धिवादी आदमी इंपेशेंट हो जाता है। फिर उसे उतरकर गार्ड कंडक्टर को पूछता है कि साहब ये मद्रास की गाड़ी है, तो मद्रास नहीं आया, अब क्या आएगा? मैं गलत गाड़ी में बैठा हूं। इसलिए बोरिया बिस्तर लेकर वो नागपुर में उतर जाता है। अब ये नागपुर में उतर गया, इसके कारण ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस रुकने वाली नहीं, ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस आगे जाने वाली है, मद्रास स्टेशन तक पहुंचने वाली है। इतना ही है कि ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस तो मद्रास स्टेशन पहुंच जाएगी, उसमें ये भले आदमी नहीं मिलेंगे आपको, इतना ही उसमें हो सकता है। NUW हो, बाकी कोई भी हमारा फेडरेशन हो, ये तो इस ट्रेन के अलग अलग कंपार्टमेंट है, ये पहुंचने वाले। ट्रेन पहुंचेगी तो सभी कंपार्टमेंट पहुंचेंगे। ज्यादा बुद्धिवादी लोगों के लिए हम कहते हैं साहब आप उतर जाइए, हमें तकलीफ मत दीजिए, हमारे संगठन में मत रहिए, हमें आपकी आवश्यकता नहीं है। विथ यू, विदाउट यू, इन स्पाइट ऑफ यू हम पहुंचने वाले हैं। इसलिए ऐसे लोगों को हम गाड़ी के बाहर ही निकालने के चक्कर में। आज के इस अवसर पर एक प्रश्न जो सबके मन में है, उसी का थोड़ा विवरण करते हुए मैं मेरा भाषण पूरा करूंगा। कहा जाता है कि भारतीय मजदूर संघ का रवैया नए सरकार के बारे में क्या है। सरकार बदल गई, आदमी तो बदल गए, क्या क्या बदल हुआ मुझे ठीक पता नहीं। आई एम पॉलिटिकल इलिटरेट, राजनीतिक निरक्षर आदमी मैं हूं, इसलिए चेहरे बदल गए इतना तो मैं समझ रहा हूं। प्रवृत्तियां कितनी बदली है मालूम नहीं, किंतु नई सरकार आई। अब हमारी एक बात तो सब जानते हैं कि हम नॉन पॉलिटिकल है, इसी अर्थ में केवल नहीं कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी की विंग नहीं, इस अर्थ में भी कि हमारे वैल्यूज ऑफ लाइफ पॉलिटिकल नहीं है। हम पॉलिटिकल बातों को ज्यादा महत्व नहीं देते। केवल राजसत्ता के माध्यम से राष्ट्र निर्माण होता है, ऐसा जो लोग समझते हैं वो गलत है, ऐसी हमारी मान्यता है। जब लोक शक्ति खड़ी होती है, राजसत्ता के हाथी के ऊपर जागृत लोक शक्ति का, जन संगठनों के, मास ऑर्गेनाइजेशंस के माध्यम से लोक शक्ति का अंकुश यदि राजसत्ता पर रहेगा और यह अंकुश हाथ में लेकर नैतिक नेता, समाज के नैतिक नेता जिनके पास में न अर्थ सत्ता है न राजसत्ता है, ऐसे नैतिक नेता महावत के स्थान पर बैठकर और यह जन संगठनों के लोक शक्ति का अंकुश हाथ में लेकर यदि हाथी के ऊपर बैठेंगे तभी हाथी ठीक चलेगा।
वरना उसकी मर्जी है तो अच्छा चलेगा, नहीं तो गड़बड़ करेगा। इस बात को हम पसंद नहीं करते। तो राज सत्ता पर लोक सत्ता का, जन सत्ता का, नैतिक सत्ता का नियंत्रण होना चाहिए। इस विचार के हम होने के कारण थ्रू पॉलिटिकल पावर अलोन यह चाइल्डिश है, ऐसा हम समझते हैं। तो हमारी वैल्यूज भी पॉलिटिकल नहीं है, और इसलिए कौन सी पार्टी सरकार में है यह हम देखते नहीं। यदि निर्वाचन में ड्यूली इलेक्ट होकर कोई भी सरकार देश में आती है, हम इसको राष्ट्रीय सरकार मानते हैं। किसने देश पर शासन चलाना, यह जनता का अधिकार है। जनता अपने अधिकार में अपना वोट देकर जिस किसी दल को सत्ता में भेजता है, उसको हम राष्ट्रीय सरकार मानते हैं। और भारतीय मजदूर संघ का हर एक राष्ट्रीय सरकार के साथ, किसी भी पार्टी की सरकार रहे, उसी तरह का व्यवहार रहेगा जैसे राष्ट्रभक्त मजदूर संगठन का अपने राष्ट्रीय सरकार के साथ होना चाहिए। और वह व्यवहार एक ही तरह का होता है, पार्टी कोई भी रहे। रिस्पॉन्सिव कोऑपरेशन, जिसका मतलब होता है कि जितनी मात्रा में सरकार राष्ट्र और मजदूर के साथ कोऑपरेशन करेगी, उतनी मात्रा में मजदूर सरकार के साथ कोऑपरेशन करेगा। जितनी मात्रा में सरकार राष्ट्र और मजदूर के साथ नॉन कोऑपरेशन करेगी, उतनी मात्रा में हम नॉन कोऑपरेशन करेंगे। और जितनी मात्रा में सरकार राष्ट्र और मजदूर का विरोध करेगी, उतनी मात्रा में हम विरोध करेंगे। यह एक ही नीति सभी सरकारों के साथ हमारी रही है, इसके बाद भी रहेगी, इस सरकार के साथ भी यही नीति रहेगी। तो हमारे इस सरकार के बारे में क्या नीति रहे, यह तय करना सरकार के हाथ में। द बॉल इज इन देयर कोर्ट। हम यह जानना चाहते हैं कि आपका रुख क्या है। आप जैसी बात करेंगे उसका प्रतिसाद वैसा हम लोगों की ओर से मिलेगा। और इस दृष्टि से जो प्रमुख बात है, कुछ हमने सुझाव दिए। मैं ये नहीं समझता कि हम ऐसी अपेक्षा करें कि हमारे सारे सुझाव नई सरकार आज की अवस्था में एकदम स्वीकार करे और इंप्लीमेंट करे। ऐसी लड़कपन वाली बात हम नहीं करेंगे। आज तो सरकार ही प्रोबेशन पर है, तो ऐसी जो प्रोबेशन पर चल रही सरकार है, उससे कितनी अपेक्षा करना है, इतनी समझदारी तो भारतीय मजदूर संघ में है। लेकिन इनके इरादे क्या है? क्योंकि अच्छी अच्छी बातें तो गुडी गुडी टॉक सब करते हैं, तो पॉलिटिक्स में आना और गुडी गुडी टॉक न करना ये तो चलता नहीं। तो केवल उनके आश्वासन और केवल उनके भाषण, स्टेटमेंट्स, इसके आधार पर हम नहीं करना चाहते। तो जो ही कार्यवाही होती है उसमें उनके वास्तव में इरादे क्या है और क्षमता क्या है, यह हम देखना चाहते हैं। तो जहां हमारे सारे सुझाव तुरंत स्वीकार किए जाए, यह हमारी जल्दबाजी नहीं है। और भारतीय मजदूर संघ शायद एक मजदूर संगठन है जिसको जल्दबाजी नहीं, बाकी हर एक को जल्दबाजी है। तो वह हम दूसरा चाहेंगे कि राष्ट्र के लिए जीवन मरण की आज समस्या जो है, जीवन मरण की समस्या, और इसका केवल संक्षेप में मैं इतना ही निर्देश करूंगा कि आज राष्ट्र आर्थिक गुलामी में फंसा हुआ है। पिछले सरकार तक 42 साल तक एक नीति चलते आई है। फॉरेन कैपिटल, इंडियन मोनोपोली कैपिटल एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तीनों का एक षड्यंत्र रहा है, साठगांठ रही है। साठगांठ का स्वरूप यह रहा है कि यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर बैक। हम अपना पैसा देकर तुमको हुकूमत में आने के लिए सहायता करते हैं, और एक बार हुकूमत में आने के बाद हमारा पैसा बढ़ाने के लिए आम जनता का शोषण करने की खुली इजाजत आपने हमको देनी चाहिए। यह साठगांठ, यह षड्यंत्र चला। इसी में से टेक्नोलॉजी के गलत प्रॉब्लम भी निर्माण हुए, और उस समय से हम लोग यह मांग करते आए कि राष्ट्र के जीवन मरण का प्रश्न है। 15 अगस्त 1947 को हम लोगों ने बड़े कुर्बानी के बाद राजनैतिक स्वतंत्रता प्राप्त की। अब राजनैतिक स्वतंत्रता यह केवल एक फॉर्मल एपरेटस ऐसा रह गया है। अंदर से आर्थिक गुलामी की पकड़ हमारे देश पर पूरी तरह से आ रही। सरकार के सहायता से फॉरेन कैपिटल और इंडियन मोनोपोली कैपिटल, तो फॉरेन कैपिटल जिसमें मल्टीनेशनल, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आते हैं, इनकी पकड़ हमारे अर्थनीति पर आ रही। पिछले सरकार को भी हम कहते थे, इस सरकार को भी कहते हैं
क्या इस आर्थिक गुलामगिरी के खिलाफ आप कदम उठाने वाले हैं? मेरे लिए यह एक आनंद की बात है। विनम्रता के साथ मैं कहूंगा कि इस आर्थिक गुलामगिरी के खिलाफ स्वतंत्रता का दूसरा संग्राम लड़ने की तैयारी करनी चाहिए। यह बात सर्वप्रथम भारतीय मजदूर संघ ने कही थी। यह बात विनम्रता के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं। सेकंड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वॉर ऑफ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, इसके लिए जागरूक करना लोगों को, यह काम सर्वप्रथम भारतीय मजदूर संघ के मंच से किया गया था। हम सरकार से यह पूछना चाहते हैं, इसके लिए आवश्यक वो सारे कदम उठाने की आपकी तैयारी है क्या? दंडवती जी हमारे अर्थ मंत्री हैं, मेरा उनका व्यक्तिगत संबंध भी रहा है। मैं उनको बहुत अच्छा आदमी समझता हूं, वो हमारे बड़े भाई के समान है। किंतु सज्जनता एक बात है और एडमिनिस्ट्रेशन यह दूसरी बात है। गवर्नमेंटल पॉलिसीज एक अलग बात है। हम चाहेंगे इसके लिए आवश्यक बातें होने वाली है क्या? हमारे जो प्लान्स तैयार होते हैं, गलत बात अभी तक थी। पहले प्लान का साइज लंबा चौड़ा बनाते थे और फिर इसके लिए रिसोर्सेज जुटाना शुरू करते थे। हमारे पास रिसोर्सेज नहीं, फिर लोगों का कर्जा लेते थे। आप इतना रियलिज्म लेने के तैयार है क्या कि अपने रिसोर्सेज को ध्यान में रखकर अपनी प्लान हम बनाएंगे? इतनी तो भी रियलिज्म की बात आप करने के लिए तैयार है क्या? एक छोटी सी बात वहां से लेकर तो जो आवश्यक बातें हैं आर्थिक गुलामी की जंजीर तोड़ने के लिए, कि क्या आपकी यह तैयारी है कि एडमिनिस्ट्रेशन इस ढंग से हम चलाएंगे कि रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर दोनों बराबर एक दूसरे के साथ मेल खा सके? हमारा ट्रेड डेफिसिट पिछले साल तक जो 46,000 करोड़ का था उसको हम समाप्त कर सके। फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितनी है किसी को पता नहीं, किसी को पता नहीं। इसके कारण है कि इटली से जो इन्वेस्टमेंट हुए उसका कहीं हिसाब मिलता ही नहीं। हमें तो पिछले समय भी बड़ा आश्चर्य होता था। हमारे देश में दहेज चलता है, दहेज चलता है वो लड़की की ओर से लड़के के पक्ष को दी जाती है। इटली में शायद दूसरी पद्धति है, वहां लड़के के पक्ष वाले लड़के के पक्ष वाले को देना पड़ता है लड़की को दहेज। ऐसे कितने ही इटालियन कंपनीज को दहेज दिया गया है, कितना है पता नहीं। और आपको आश्चर्य होगा कि हमारे ऊपर जो कर्जा है 1 लाख करोड़ से ज्यादा कर्जा हमारे ऊपर है। ऐसी अवस्था यदि आ जाएगी और $300 हमारा एनुअल पर कैपिटा इनकम हो जाएगा तो उस अवस्था में हमारी आर्थिक गुलामी पूरी हो गई ऐसा कहा जाएगा। यह एक स्टेटमेंट जेडी सेठी जैसे गांधीयन इकोनॉमिस्ट ने यह स्टेटमेंट किया है। अब इस अवस्था में क्या हिम्मत के साथ हमारी सरकार यह कहेगी कि जितने फॉरेन कोलैबोरेशन एग्रीमेंट्स है उसमें जो रिस्ट्रिक्टिव क्लॉजेस है वो सारे रिस्ट्रिक्टिव क्लॉजेस हम कैंसिल करते हैं। निगोशिएशन वाली बात नहीं, कोई पैसे वाला ऐसे निगोशिएशन में हाँ नहीं कहता, हम कैंसिल करेंगे, मानो न मानो। जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारे टर्म पर रहेगी। हमारे जहां जहां विदेशी पैसा आता है, अच्छे अच्छे मुल्क भी विदेशी पैसा लेते, ऑन देयर ओन टर्म लेते। हमारे यहां गड़बड़ हुई है कि हमारे अभी तक के सत्ताधारियों ने देश को गिरवी रखा है, देश को बेच डाला है व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, परिवार के स्वार्थ के लिए, पार्टी के स्वार्थ के लिए। तो विदेशी कर्जा या विदेशी पैसा ये ऑन देयर ओन टर्म ऐसे होस्ट कंट्रीज लेते हैं। हमारे यहां हमारे टर्म पर नहीं है, उनके टर्म्स पर है। तो जितनी इन्वेस्टमेंट है वो सारी हमारे टर्म्स पर रहेगी, ये डिक्लेयर करने के लिए हम तैयार हैं। क्या हम यह कहने के लिए तैयार हैं कि यह जो विदेशी कर्जा है यह उसका क्या होगा क्या नहीं होगा, इसमें सारी टर्म्स उनकी नहीं, हमारे सुविधा के अनुसार जो होगा वैसी ही अरेंजमेंट करनी पड़ेगी? यह कहने की हमारी हिम्मत है क्या? आवश्यकता यदि हुई तो कुछ समय तक मोरेटोरियम भी हम डिक्लेयर करेंगे यदि नेशनल इंटरेस्ट में होगा। यह कहने की हमारी हिम्मत है क्या? ये सारी हिम्मत होगी और आर्थिक गुलामी के खिलाफ लड़ाई यदि सरकार यह छेड़ती है तो मैं पूर्ण गंभीरता के साथ यह आश्वासन सरकार को देना चाहता हूं कि भारतीय मजदूर संघ की जितनी ही ताकत है पूरी ताकत के साथ हम आपका समर्थन करेंगे।
लेकिन यदि ऐसा दिखा, जैसा बहुत बार राजनेता कहते हैं कि हमारे इरादे तो अच्छे हैं, लेकिन कंपल्शंस ऑफ द सिचुएशन राजनीति में बड़ी आती है, आप लोग नहीं जानते, तो ये सारे बहानेबाजी यदि चलेगी तो जैसा पिछले सरकार का वैसा इस सरकार का भी विरोध पूरी ताकत के साथ भारतीय मजदूर संघ करेगा। यह भी आश्वासन हम राष्ट्र को देना चाहते हैं। हम सरकार की नीति को अमल में लाने के लिए त्याग करने के लिए हमारी तैयारी है। हम इकोनॉमिज्म पर और ब्रेड बटर यूनियनिज्म पर भारतीय मजदूर संघ खड़ा नहीं किया। राष्ट्र के लिए त्याग करने वाले लोग यहाँ है। हमें विश्वास होना चाहिए कि यह त्याग राष्ट्र के लिए है। 550 टाटा बिरलाओं की और 500 मिनिस्टरों की फौज, उनका पैसा बढ़ाने के लिए हमारे त्याग का उपयोग नहीं हो रहा है, यह आश्वासन हमें होना चाहिए। और इस दृष्टि से आज राष्ट्र के सामने जो जीवन मरण का प्रश्न विदेशी आर्थिक साम्राज्यवाद का है, उसके खिलाफ यदि सरकार कदम उठाती है, हमारा पूरा समर्थन रहेगा। जैसे मैंने कहा कि कोई भी एक विषय लेकर सुसूत्र बोलना आपके ऊपर अन्याय होगा, इसलिए वो मैं नहीं करता। आपने इतने पेशेंस के साथ यहाँ बैठने का बड़ा काम किया है। बड़े लंबे जुलूस में शामिल होने के पश्चात केवल बैठना, सुनना न सुनना अलग बात है। क्योंकि रीडर डाइजेस्ट में एक बार ये आया था, एक आदमी को पूछा गया कि भाई तुम किसी की भी लंबी बात बड़े पेशेंस के साथ सुनते हो, क्या इसका रहस्य है? उसने कहा नहीं, ये बड़ी मामूली बात है। थिंक ऑफ समथिंग एल्स व्हेन द अदर फेलो इज टॉकिंग। कुछ ऐसा भी हो सकता है, लेकिन इतने लंबी देर तक जुलूस के बाद यहाँ बैठना, यह भी नैसर्गिक विधियों की दृष्टि से बड़ा कठिन काम है। इसकी मुझे जानकारी है। यह सारा जो आपने यहाँ भी संयम का परिचय दिया है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। जो प्रेम आपने प्रकट किया, उसके लिए भी मैं आपका आभारी हूँ। NOW के पुराने और नए दोनों ऐसे सब लोग यहाँ एकत्रित है। यह पारिवारिक एकत्रीकरण के कारण हम सभी आनंदित है। इस आनंद में सहभागी होने के लिए नागपुर के भी हमारे साथ प्रेम रखने वाले हमारे सम्भ्रांत नागरिक और बहनें शामिल हो गई। इसके लिए मैं उनका भी आभारी हूँ और मैं आशा रखता हूँ कि नागपुर के सभी लोगों की सहायता से, जैसे अब तक NOW का यह सम्मेलन अधिवेशन सफलतापूर्वक संपन्न हो रहा, यह आखिर तक आपके सहयोग से ऐसा ही होता रहेगा। इतनी आशा प्रकट करता हुआ, दोबारा कृतज्ञता आपके प्रति प्रकट करता हुआ मैं मेरा भाषण पूरा करता हूँ।